हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं इसके संपूर्ण अध्याय यानी 1 का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपके बोर्ड से संबंधित समस्त प्रश्नों को करवाया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने इससे पहले हमारे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर आई बटन में दे दिया जाएगा, जहां से आप पूरे चैप्टर को देख पाओगे। अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न देखना चाहते हो अपने बोर्ड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया जाएगा जहां से आप बिल्कुल फ्री देख पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है जनन। जनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जनन की परिभाषा क्या होती है? जनन हम कह सकते हैं कि अपने जैसे जीवों को अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही जनन कहलाती है। जनन को हम प्रजनन भी कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। जनन जो होता है वह दो प्रकार से होता है। लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो होता है इसमें जो है नर और मादा युग्मक मिलकर जो है एक नई संतान का निर्माण करते हैं या फिर जो है नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसे हम जो है क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे नर और मादा हो गया। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें एकल जीव, एक ही जीव जो है नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अब आलू है, जैसे मान लेते हैं एक आलू है, उसको जो है काट कर और हमने जो है बो दिया तो उससे जो है बहुत सारे जो है आलू छोटे छोटे जो है बन जाएंगे उससे। तो ये क्या है? ये अलैंगिक जनन है, यानी एक ही से उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे किसी की कलम लगा दी, यानी गुलाब है, गुलाब की हमने क्या की? कलम लगा दी और गुलाब की कलम से जो है नया पौधा उत्पन्न हो गया। तो ये भी क्या है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। हाइड्रा इसके एग्जाम्पल हैं, अमीबा और प्लाज्मोडियम, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन की जो है विधियाँ दी गई हैं। अलैंगिक जनन में पहला है विखंडन। तो विखंडन क्या होता है? इसमें जो है एक कोशिकीय जीव जो होता है वह समसूत्री विभाजन द्वारा दो से दो कह सकते हो या दो से अधिक जीवों में जो है विभाजित हो जाता है। विखंडन का मतलब क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव जो होता है उसका समसूत्री विभाजन होता है और उसके द्वारा दो या दो से अधिक जीवों में विभक्त हो जाता है, तो उसे हम विखंडन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है हम देख सकते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सब ले सकते हैं। और विखंडन जो होता है, विखंडन भी दो प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक हमारा द्विविखंडन होता है और दूसरा जो है बहुविखंडन होता है, यानी उसमें जो है बहुत सारे विखंडन होते हैं। तो हम यहाँ पर द्विविखंडन कह सकते हैं और दूसरा जो है बहुविखंडन। यह जो है इसका क्या है? प्रकार है। द्विविखंडन का मतलब क्या होता है? इसमें जो जीव होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा दो जीवों में जो है बराबर या फिर हम कह सकते हैं दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। और दूसरा जो बहुविखंडन है, इसमें जो है पैतृक यानी कह सकते हैं कि जो पेरेंट सेल होती है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है कि कुछ जीव किसी कारण क्षतिग्रस्त होने के कारण उनके कुछ भाग टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, तो उनके द्वारा नए जीव का विकास हो जाता है या नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में प्लेनेरिया आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लेनेरिया। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन, इसमें जो है जनक जीव के शरीर पर जो है एक छोटा सा जो है उभार उत्पन्न हो जाता है जिसको मुकुल या कलिका कहते हैं, और यह कुछ समय बाद जो है पैतृक जीव के शरीर पर जो है उसके साथ ही धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और बाद में अलग होकर जो है एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। उसे हम जो है क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है हम कह सकते हैं कि हाइड्रा जो है इसका एक एग्जाम्पल है मुकुलन का। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक जनन जो है
इसमें पुराने पौधे के भाग जैसे मान लेते हैं जड़, तना, पत्ती हो गया, और इनसे जो है किसी अनुकूल परिस्थितियों के द्वारा इनसे नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन जो होता है यह दो प्रकार का होता है, एक जो है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन होता है। कायिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, दो। एक जो है क्या होता है, प्राकृतिक होता है, और दूसरा जो है क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन होता है। यह जो है कायिक प्रवर्धन के प्रकार हैं। अब हम इन प्रकारों को एक बार देख लेते हैं। विखंडन का मतलब क्या है, इसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है तो उसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का मतलब है एक कोशिकीय जीव दो भागों में बढ़ जाता है तो उसे द्विविखंडन, जैसे अमीबा और लेशमानिया हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा है हमारा बहुविखंडन। बहुखंडन का मतलब क्या है, इसमें जो है एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि बहुत सारे जो है कोशिकाओं में बढ़ गया, यही जो है बहुविखंडन है। दूसरा पुनरुद्भवन है। पुनरुद्भवन का मतलब पुनर्जनन है। इसमें जो जीव है इसका कोई भाग टूटकर जो है एक नया जीव बना लेता है, जैसे इसका कोई भाग टूटकर ये जो है, इसे देखो आप देख पाओगे कि 3 नए भाग बनाए, फिर जो है सबसे अलग अलग एक जो है नया जीव बना रहा, तो ये क्या है, पुनरुद्भवन होता है या पुनर्जनन होता है। इसे यह जो है प्लेनेरिया में जो है होता है। अगला है मुकुल। मुकुल क्या होता है, मुकुलन। मुकुल या वड द्वारा जो है नया जीव का बनना जो है क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हाइड्रा है। हाइड्रा में ये आप देखोगे छोटा सा उभार है, और उभार धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक जो है नए जीव का निर्माण कर लिया। कायिक प्रवर्धन क्या है कि कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कार्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा हो जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि उसके जड़ के द्वारा, यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जड़ के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये सब जो है निर्माण हो रहे पौधे, तो इसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे जड़ है, जड़ से डहेलिया शकरकंद का निर्माण होता है। तना हो गया, तना से जैसे आलू और अदरक है, क्योंकि आलू को काट कर हम जो है बो देते हैं तो उससे जो है अलग अलग पौधे जो है उत्पन्न हो जाते हैं और उससे बहुत सारे आलू जो है निकलते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, पुष्प वाले पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में देखेंगे हम। पुष्प, ये जो पौधे होते हैं, पौधे का जनन अंग क्या होता है, फूल होता है। कैसे, क्योंकि जो भी रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन, वो कहाँ होता है, फूल पर होता है। जैसे ये आप देख पाओगे फूल के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, तो यह जो है क्या होता है कि ये स्टेमन दिया हुआ है, एंथर कह सकते हो इसको। यहीं से परागकण जो है, पराग ये जो है आप देखोगे यहाँ पर ये ओवरी है और ये ओवरी के ऊपर का भाग है, जहाँ पर जो है परागकण जो है यहाँ से जाते हैं और इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर ये जो है ओवरी जो है यहीं पर बीजांड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं पौधे का जनन भाग कौन सा है, पुष्प होता है। फूल का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना। अगर किसी भी फूल का जो है प्रजनन होगा यानी कि जनन होगा, तभी उससे जो है फल बनेगा, अन्यथा फल नहीं बनेगा। किसी फूल का अगर फल बनना है तो उसका रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। फूलों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, एंथोलॉजी में किया जाता है। फूलों के जो है 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। सबसे पहले है हमारा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो होता है यह बाहर की ओर होता है। बाह्य दलपुंज कहाँ होता है, बाहर की तरफ। ये यहाँ पर आप नीचे देख पाओगे हरे रंग की, इसकी जो कलर होता है यह कैसा होता है, यह जो है हरे रंग का होता है। और इसके चक्र जो होते हैं, यानी यह चक्र जो है पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करने के लिए होता है। यानी ये जो पुष्प यहाँ पर फूल की जो पत्तियाँ, ये जो पंखुड़ी लगी हुई होती हैं, ये वाली इन्हीं की मदद से जो है लगी हुई होती है। ये इनको रोकने में सहायता प्रदान करती हैं। चारों तरफ से ये लगी होती हैं, जिसके कारण ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ी जो होती हैं ये जो है यहाँ पर स्थित रहती हैं। दूसरा है दलपुंज। क्या होता है, दलपुंज कीड़ों को आकर्षित करने के लिए या सुगंध, इनसे जो है क्या आती है, सुगंध आती है। इनका कलर कुछ भी हो सकता है, लाल पीला कुछ भी हो सकता है। इनका कार्य क्या है, ये कीड़ों को जो है या परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करना इनका काम होता है। पुमंग क्या होता है, यह जो है नर जनन अंग है। इससे जो है क्या होता है कि इससे परागकण निकलते हैं और वो परागकण जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ये जो ओवरी आपको दिखाई दे रही यहाँ पर आते हैं। परागकण आएंगे कैसे, या तो कीटों के माध्यम से या फिर जो है हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जो है आते हैं।
जायांग क्या होता है, यह जो है मादा जनन भाग होता है। मादा जनन भाग ये वाला है, इस वाले चित्र में आप देख पाओगे कि ये जो दिया हुआ है ओवरी, ये जो है क्या है, मादा जनन अंग है। और पुमंग यानी नर जनन अंग कौन सा है, ये वाला है, इसको हम एंथर कहते हैं या स्टेमन भी कहा जाता है। बाह्य दलपुंज क्या है, पुष्प का सबसे बाहरी सुरक्षा कवच हरा भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है, ये वाला, जो कलिका अवस्था में पुष्प की क्या करता है, रक्षा करता है। पुष्प का रक्षा करने का कार्य किसका है, बाह्य दलपुंज का। दलपुंज क्या होता है, पुष्प का जो है सर्वाधिक आकर्षक व रंगीन भाग, ये जो है ये भाग कौन सा, रंगीन भाग है, इसे हम जो है क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। यह फूलों की पत्तियां होती हैं, फूल की पत्तियां जो है किसे कहते हैं, दलपुंज को, और ये जो है सुगंधित होते हैं, तभी कीट आकर्षित होते हैं। तीसरा है पुंकेसर, जिसे हम, ये जो आप देख पाओगे ये क्या है, पुंकेसर है, ये क्या है, पुंकेसर है, और इसी में पराग है, परागकण है। तो पुंकेसर क्या होता है, यह नर का भाग होता है, इसे पुमंग भी कहा जाता है। जायांग क्या होता है, यह मादा का भाग होता है, ये वाला जो है ये क्या है, जायांग है, ये मादा का भाग होता है, इसको स्त्री केसर भी कहा जाता है। और वर्तिकाग्र जो होती है, वर्तिकाग्र यानी ये वाली जो है क्या है, ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय इसके भाग है, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया और अंडाशय, ये जो आपको गोल इस टाइप की संरचना जो दिखाई दे रही है, तो हम जान लेते हैं ये है क्या। सबसे पहले ये जो है क्या है, ओवरी यानी अंडाशय है, और ये जो है पराग नली है, और ये क्या है, वर्तिका है, जहाँ पर जो है परागकण आते। परागण क्या है, परागकण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। परागकण का ये आप देख पाओगे, ये जो है परागकण है, यहाँ से निकलकर कहाँ, वर्तिकाग्र पर पहुँचना, ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना, डायरेक्ट परागकण का कहाँ पहुँचना, वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागण कहलाता है। और सबसे अच्छा परागण जो है किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। जैसे यहाँ पर कीट बैठते हैं, कोई भी छोटे से जीव, चींटी वगैरह, तो यहाँ से क्या होता है, परागकण उसके पैर में या फिर पंखों में लग जाते हैं, और उड़कर वह जो है जैसे ओवरी पर बैठा वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पर भी लग गए, तो इससे क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इससे जो है नए जीव का धीरे धीरे बीज का निर्माण होगा, फिर फल बनेगा, तो धीरे धीरे जो है इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है परागण के लिए, परागण जो होता है सबसे अच्छा कीटों के द्वारा होता है। और परागण का माध्यम क्या है, हवा भी है। परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है, और स्वयं भी होता है। जैसे अब हवा के द्वारा कैसे, मान लो ये परागकोश ऊपर था, हिल रहा था हवा के द्वारा, ऊपर से परागकण गिरे, इस पर जो है फर्टिलाइजेशन हो गया। परागण जो होता है दो प्रकार का होता है, पहले स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे ये पुष्प है, इसी के वर्तिकाग्र यानी कि इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे मूंगफली, गुल, मेहंदी, ये हो गया। परपरागण का मतलब क्या है कि दूसरे पौधे के परागकण, इस वाले पौधे के परागकण दूसरे वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण जो है कहते हैं। परपरागण का मतलब जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं, जैसे ये वाला अभी बताया, इसके ये जो है पहला पौधा है, इसके जो है परागकण दूसरे के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो ये क्या होगा, ये परपरागण होगा। इसका एग्जाम्पल साल्विया और अंजीर है। अगला है निषेचन का मतलब क्या होता है। निषेचन जो होता है परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब क्या है, पराग कणों का जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचना और वर्तिकाग्र से सीधे कहाँ, अंडाशय। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे ये जो है यहाँ पर परागकण थे, ये वाले परागकण, इनका जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचना और वर्तिकाग्र से सीधे जो है ओवरी यानी अंडाशय में पहुंचना, यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। निषेचन के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, बीजांड बनता है। बीजांड यानी बीजांड जो होता है, बीजांड से बीज बनते हैं और अंडाशय से फलावरण बनता है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो निषेचन के बाद परिवर्तन क्या होता है, पहले बीजांड से क्या बनेगा, बीज, और अंडाशय से जो है फल का आवरण बनता है, यानी बाहर वाला जो आवरण होता है, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, फल बनता है। जो अब फूल में जो परिवर्तन होता है वह क्या क्या है, जैसे जो बाह्य दल थे
वो जो है मुरझाकर नीचे गिर जाएंगे। जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो बाह्य दल होंगे वो जो है मुरझाकर नीचे गिर जाएंगे। जो हरे रंग के नीचे लगे हुए थे बाह्य दल, वो जो है नीचे गिर जाएंगे। पुंकेसर जो होगा वो सूख कर जो है गिर जाएगा। पुंकेसर कौन सा है? पुंकेसर वह भाग है जिसमें जो है पराकण पाए जाते थे, वो जो है सूख कर जो है क्या होगा, गिर जाएगा। वर्तिकाग्र यानी कि वो जो जहाँ पर ओवरी यानी कि ये वर्तिकाग्र है जहाँ पर पराकण आकर जो है मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ये भी जो है सूख कर धीरे धीरे गिर जाएगी। अंडाशय जो होता है यानी नीचे वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये जो है फल में जो है क्या होगा, बदल जाएगा धीरे धीरे। अब हम देखते हैं मनुष्य में नर जनन तंत्र क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव यह जो है लैंगिक जनन का भाग है, जिसमें जो है नर जनन तंत्र आता है और मादा जनन तंत्र लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अब होता क्या है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ संरचनाएं दिखाई गई हैं, इनके नाम क्या हैं ये हम आपको पहले बता देते हैं। ये जो है, ये आपको जो दिखाई दे रही है गोल अंडेकार संरचना, ये जो है मानव के शरीर में 2 होते हैं, इनको हम टेस्टिस कहते हैं। ये जो अंडेकार संरचना है इन्हीं में हम कह सकते हैं स्पर्म का निर्माण होता है। और ये जो होती है ये नली है, इसी के माध्यम से जो है आपके यहाँ पर ये जो पेनिस दिखाया गया, यहाँ पर जो है ये स्पर्म जो है जाता है। और अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये वर्षण इस प्रकार कुछ दिखाया गया है। ये जो है खड़ी काट है जिसके द्वारा यह ऐसा दिखाया गया, और ये इसकी पूरी संरचना जो है दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो है ग्लैंड दिखाई दे रही है, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ है। ये क्या है, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है यानी मूत्राशय है। और यहाँ पर जो है शुक्राशय है जहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये जो आपको नली दिखाई दे रही है ये जो है किडनी से आई हुई नली हुई, ये जो है मूत्र नलिका है। यहाँ पर आप देखोगे शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय का निर्माण होता है जहाँ पर शुक्रवाहिनी। और ये जो शुक्राशय है यहाँ पर इकट्ठा होता है, शुक्राशय में इकट्ठा होता है, शुक्रवाहिनी के माध्यम से जो है जाता है। वृषण कोश है यानी टेस्टिस जहाँ पर स्थित होते हैं, ये दोनों जो टेस्टिस है ये जहाँ पर स्थित होते हैं उसे हम वृषण कोश कहते हैं। एक जो है वृषण होता है। मनुष्य में जो नर जनन अंग में वृषण आते हैं, नर जनन अंग में क्या आते हैं, वृषण आते हैं। ये कितने जोड़े होते हैं, 2। जैसे आप देख पाओगे एक ये हो गया वृषण और ये हो गया, 2 जोड़े जो है यानी कि 2 जोड़े में रहते हैं। कितने वृषण होते हैं, 2 होते हैं, और ये जो है हमेशा जोड़े में रहते हैं। दोनों वृषण से एक संकरी नलिका निकलती है, जो एक बड़ी नलिका मूत्रवाहिनी यानी यूरेथ्रा में खुलती है। आप यहाँ पर देख पाओगे ये वृषण है, यहाँ पर जो है ये नलिका गई हुई है, और ये जो है कहाँ पर खुली हुई है, ये यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो यूरेथ्रा है यानी मूत्रवाहिनी वहाँ पर जो है खुली हुई है। ये मूत्रवाहिनी है, यहाँ पर जो है खुली हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेस्न कहते हैं। ये जो है क्या है, सेस्न है, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं। यहाँ पर जो है आप देख पाओगे सबके जो है पार्ट्स दिए हुए हैं कि नर जनन अंग में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। पहला है वृषण। ये जो वृषण होता है इसका कार्य क्या होता है, तो हम वृषण कह सकते हैं कि वृषण का कार्य है शुक्राणुओं को उत्पन्न करना। वृषण कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ये गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, वृषण कितने होते हैं, 2 होते हैं। किस कलर के, गुलाबी कलर के होते हैं। वृषण कोश को जो है अंडकोश भी कहा जाता है। इनका जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो है शुक्रजन नलिकाएं जो है, नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर जो है आप देख पाओगे ये जो है यहाँ पर जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अभी आगे दिया है शुक्रवाहिकाएं, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने वाली नलियां। जैसे ये जो है, ये जो आपको नलियां दिखाई दे रही हैं ये क्या है, इनको हम जो है शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। ये जो है क्या करती हैं, शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचा रही हैं, यानी स्पर्म को जो है मूत्र मार्ग तक जो है पहुंचा रही हैं। सेस्न यानी पेनिस क्या होता है, शुक्राणुओं को स्त्री के वेजाइना में प्रवेश कराती हैं। सेस्नक यानी पेनिस जो है क्या करता है, यहाँ से शुक्राणु जो है इस पर निकलते हैं, जो स्त्री की जो वेजाइना होती वहाँ से जो है प्रवेश कराते हैं शुक्राणुओं को, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, शुक्राणुओं के पोषण हेतु विशेष प्रकार का तरल उत्पन्न करता है। शुक्राणु जो होते हैं उनके पोषण हेतु क्या करता है, एक तरल उत्पन्न करता है, जिसके माध्यम से शुक्राणु जो है जीवित रहते हैं। अगला है शुक्राशय क्या होता है, शुक्राणुओं से युक्त तरल यानी स्पर्म को
संचित करना जो है इसका कार्य होता है। यानी शुक्राशय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है इकट्ठा होता है, यानी कि ये जो है यहाँ पर स्टोर होता है, ये जो है क्या है, शुक्राशय है। अगला है हमारा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र में जो है 3 भाग होते हैं, जैसे मेन होते हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, वेजाइना, इसका जो है सबसे प्रमुख भाग होते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे अंडाशय जो है क्या होता है, सबसे पहले हम थोड़े से समझ लेते हैं। अंडाशय स्त्री में एक जोड़ी होता है, यानी अंडाशय कितने होते हैं स्त्री में, एक जोड़ी जो है अंडाशय होता है, और यह जो है उदर गुहा में वृक्क से यानी किडनी से जो है नीचे स्थित होते हैं। ये जो है अंडाशय कहाँ स्थित होता है, उदर गुहा से नीचे, किडनी से, ठीक है, किडनी से नीचे कह सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या बनते हैं, अंडाशय में जो है अंडों का निर्माण होता है, यानी ओव्यूम बनता है, ओ बनता है। अंडाशय में क्या होता है कि अंड का जो है निर्माण होता है। फिर अगला है यहाँ पर अंडवाहिनी क्या होता है। अंडवाहिनी ये जो है 10 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है, इसे जो है हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। ये आप देखोगे कि ये जो कीप जैसी संरचना दिखाई देती है, ये जो है क्या होती है, ये अंडवाहिनी होती है। और यहाँ पर देखोगे ये जो है क्या है, पूरा अंडाशय है ये वाला पूरा, और ये जो है क्या है, ये वेजाइना का जो है पार्ट है, यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया गया है। अंडाशय जो होते हैं एक जोड़े में पाए जाते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा में। प्रत्येक अंडाशय से जो है सक्रिय नलिका के रूप में फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय में खुलती है। ये आप देख पाओगे, ये जो है अंडाशय है, ये जो है क्या है, अंडाशय। ये जो है कहाँ पर खुलते हैं, ये यहाँ पर जो है आप देखोगे इस नली फैलोपियन ट्यूब की मदद से यहाँ पर जो है खुल रहे हैं। गर्भाशय एक जो है अन्य सक्रिय कक्ष में खुलता है, जिसे हम वेजाइना कहते हैं। ये जो है वेजाइना है, यहाँ पर जो है खुलता है ये सक्रिय कक्ष में, यानी ये जो है पतली जो है नली दिखाई दे रही, यहाँ से जो है ये खुलता है। तो ये जो है क्या है, वेजाइना, और ये क्या है, ये अंडवाहिनी है, और ये जो है क्या है, अंडाशय है। अगला है मादा जनन में सहायक अंग कौन कौन से हैं, अंडाशय है, इसमें मादा युग्मक बनता है। अंडवाहिनी क्या होता है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये वाली नली। इसमें जो है अंडाशय से निर्गत अंडाणु गर्भाशय तक ले जाने वाली नलिका है। यह फैलोपियन ट्यूब, ये जो है क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, अंडाशय है। ये यहाँ पर अंडों का निर्माण होता है, यानी हम कह सकते हैं ओम का निर्माण होता है। गर्भाशय क्या होता है, निषेचित अंडाणु यहीं पर जो है भ्रूण एवं शिशु के रूप में वृद्धि करता है। यानी ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये गर्भाशय है। यहाँ पर जो है भ्रूण जो शिशु होता है फर्टिलाइज होकर, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो यहाँ पर जो है क्या होता है, गर्भाशय होता है, यहाँ पर वृद्धि करता है शिशु। वेजाइना क्या होता है, यह जो है एक पेशीय नली होती है, यहाँ पर शुक्राणु जो है गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, यानी यहाँ से जो है शुक्राणु जो है गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, और जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। भग का मतलब क्या होता है कि वेजाइना के बाहर की ओर खुलने वाले छिद्र को, यानी ये जो वेजाइना होता है इसका जो बाहर का छिद्र होता है, बाहर वाला भाग, उसे हम भग कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है परिवार नियोजन क्या होता है। तो परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, परिवार की जन्म दर को कम करना ही या नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है सीमित बच्चे रखने हैं, बच्चों के जन्म के बीच जो है पर्याप्त समयांतराल होना चाहिए, जिसे जो है क्या कहा जाता है, परिवार नियोजन। यानी हम कह सकते हैं परिवार की जन्म दर को कम रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसके लिए आपको बच्चों के जन्म के बीच जो है काफ़ी समयांतराल रखना चाहिए। परिवार नियोजन की विधियां क्या क्या हैं, एक अस्थायी विधि है और दूसरी जो है स्थायी विधि है। अस्थायी विधियां क्या होती हैं और स्थायी विधियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम जो है जान लेते हैं। सबसे पहले इस अस्थायी विधियां क्या है, पहला है आत्म संयम। पुरुष का जो है स्त्री के साथ केवल सुरक्षित काल में ही फर्टिलाइजेशन करना चाहिए, यानी लैंगिक संपर्क जो है करना चाहिए, और शेष दिनों में जो है आत्म संयम रखना चाहिए। ये जो है आत्म संयम का सीधा सा मतलब ये है कि जब सुरक्षित काल, स्त्रियों में सुरक्षित काल जब शुरू होता है तभी हमें जो है सेक्स करना चाहिए, वरना उसके बाद जो है आत्म संयम बरतना चाहिए। या फिर दूसरा उपाय है लूप का प्रयोग। अस्पताल में जो है परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्त्रियों को लूप लगाने की व्यवस्था है, यानी कि स्त्रियों के लिए लूप भी आते हैं लगाने के लिए, जिसके लगाने के बाद जो है गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। अगला है निरोध। पुरुषों के लिए जो है निरोध का भी प्रयोग करना जो है स्त्रियों में जो है गर्भधारण को जो है रोकता है। तीसरा है इसके बाद स्त्रियों का सुरक्षित काल क्या होता है, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद का जो समय होता है उसे हम सुरक्षित काल कहते हैं। यानी जो
पीरियड टाइम होता है उससे 1 सप्ताह पहले यानी 7 दिन पहले आप सेक्स कर सकते हो और उसके 7 दिन बाद तक जो है सेक्स कर सकते हो। ये जो होता है सुरक्षित काल होता है। इसमें जो है गर्भधारण की संभावनाएं कम होती हैं, इसमें गर्भधारण ना के बराबर होता है। रासायनिक औषधियों के द्वारा भी जो है गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसके लिए गर्भ निरोधक गोलियों का जो है आप प्रयोग कर सकते हो। दूसरा, स्थायी विधियां क्या होती हैं? पुरुष का ऑपरेशन। इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुष के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? तो वैसेक्टॉमी। और महिला के ऑपरेशन को जो है ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। ये जो है परमानेंट विधियां हैं। इनका अगर जो ऑपरेशन करवा दोगे तो इसके बाद जो है 100% जो है गर्भधारण की समस्या जो है समाप्त हो जाएगी, गर्भधारण ही नहीं होगा। तो पुरुष का ऑपरेशन जो होता है इसमें शुक्र नलिका का जो है बांध दिया जाता है काटकर, जिससे जो है स्पर्म वहाँ तक जो है स्पर्म निकलता ही नहीं है। महिला का ऑपरेशन, महिलाओं में अंड नलिका का ऑपरेशन कर दिया जाता है यानी फैलोपियन ट्यूब का। फिर बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ जो है यानी कि ओम जो बनते हैं, अंडे बनते हैं, उनका जो है स्पर्म का मिलाप ही नहीं होगा, जिसके बाद जो है कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और उसके पश्चात गर्भधारण होगा ही नहीं। अब हमारे कुछ मेन क्वेश्चन हैं जो इस लेसन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है ऋतुस्राव क्या होता है? ऋतुस्राव का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड कह सकते हो। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, पीरियड क्यों आता है? अगर अंडाणु यानी ओवम जो बनते हैं उनका अगर निषेचन नहीं होता है तो 1 दिन बाद यानी 24 घंटे के बाद जो ओवम होते हैं जितने बने होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय क्या चाहता है कि अंडाणु जो है निषेचित हो जाए और उसको जो है आने की तैयारी करता है। गर्भाशय की दीवार मोटी है। गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन न होने पर यह धीरे धीरे टूटती है। दीवार क्या होती गर्भाशय की? धीरे धीरे टूटने लगती है, जिससे रुधिर व म्यूकस के रूप में जो है योनि मार्ग से बाहर निकलता है। यानी ये जो है स्राव होता है रुधिर और म्यूकस का। इसी प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं, या हम पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये जो है ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव का मतलब क्या होता है कि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, उसके बाद जो है जो गर्भाशय की दीवार होती है वो भी जो है चाहती है, तैयारी करती है कि यहाँ पर जो है निषेचित अंडाणु आए, लेकिन नहीं आता है तो वो दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है, जिसके पश्चात रुधिर व म्यूकस जो है स्रावित होने लगता है। उसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। द्विलिंगी क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प के जनन अंग। पहला है नर जनन अंग और मादा जनन अंग क्या होता है? नर जनन अंग को हम पुंकेसर कहते हैं और मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहते हैं। इसी में जो है परागकण बनते हैं पुंकेसर में, और वो जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? मादा के वयस्क होने पर 28 दिन में जो है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड जो होता है वो 28 दिन में एक बार जो है होता है। तो हम कह सकते हैं मादा के वयस्क होने पर प्रत्येक 28 दिन में एक अंडा उत्सर्जित होता है यानी बनता है। यही क्रिया जो है क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। अभी आपको हमने दिखाया था 2 तरफ, एक इस तरफ जो है अंडे की संरचना दिखाई थी, एक इस तरफ। तो इसमें जो है एक ही तरफ जो है अंडे का निर्माण होता है हर बार, हर 28 दिन पर एक तरफ जो है अंडे का निर्माण होता है और दूसरी तरफ अगले 28 दिन पर जो है निर्माण होगा। अगला है प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं? प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा जो होता है वह बेबी यानी बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ होता है, जो बच्चे को जो है भोजन प्रदान करता है। माँ से जो है भोजन बच्चे को प्रदान करता है, वही प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा मादा और गर्भावस्था शिशु के बीच जैव संबंध बनाए रखना इसका कार्य होता है। इसी के द्वारा गर्भस्थ शिशु यानी बच्चा जो होता है माँ के द्वारा प्रचुर मात्रा में रक्त भेजा जाता है और इसके द्वारा भ्रूण पोषण ऑक्सीजन माँ से प्राप्त करता है। यानी प्लेसेंटा के द्वारा ही भोजन और ऑक्सीजन जो है प्राप्त करता है बच्चा। युग्मनज क्या मतलब क्या होता है? इसको हम जाइगोट कहते हैं। जैसे एक नर युग्मक अथवा शुक्राणु तथा एक मादा युग्मक अथवा अंडाणु के संयोजन से युग्मनज बनता है। यानी हम कह सकते हैं नर और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनते हैं, यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे बनता है? तो हम कह सकते हैं नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु जो निषेचित होता है या संयोग मिलता है तो उसे हम युग्मनज कहते हैं। शार्ट में हम कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो है युग्मनज बनता है।
अगला है नाभि रज्जु का क्या होता है। यह जो है माता के शरीर से पोषक तत्वों को अपरा से होकर भ्रूण तक जो है पहुंचाता है, यही जो है नाभि रज्जु कहलाता है। इसे हम प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। अगला है हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले यह जो है परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। तो ये आप देख पाओगे, ये जो है शुक्राणु है, इसमें जो है हेड ऊपर वाला होता है और ये आपको जो दिखाया गया है ये क्या है, ये गर्दन है। और ये जो नीचे पूंछ जैसी, इसको हम टेल कहते हैं। ये फ्लैजेला होता है, इसी की मदद से जो है ये आगे जो है बढ़ता है, आगे जो है बढ़ता है वेजाइना में। एक्रोसोम होता है ये आगे वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस होता है और ये सेंट्रियोल होता है बीच वाला, जिसे हम नीचे, और नीचे वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके नीचे ये क्या है, ये जो है टेल है यानी पूंछ है। मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण लैंगिक कोशिकाओं या युग्मक कोशिकाओं द्वारा होता है। यह कोशिकाएं जो है नर जननों में पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं यानी टेस्टिस कहते हैं। यह किसमें पाया जाता है, मानव का शुक्राणु जो है किसमें पाया जाता है, किसमें बनता है, यानी टेस्टिस जो होता है यानी वृषण, वृषण में जो है टेस्टिस का निर्माण होता है और उसी नली के द्वारा जो है, उसी वृषण यानी शुक्राशय के द्वारा जो है यह कहाँ पहुँचता है, यह जो है मूत्र नलिका में पहुँचता है। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो करवाए गए हैं।